नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फ़ोन करके भी कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आईवीएफ से जुड़ी तमाम कानूनी मसलों की जानकारी देंगे। देश में ऐसे कई लोग हैं जिनमें प्रजनन से संबंधित कई शारीरिक समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग आमतौर पर खराब जीवन शैली, तनाव, अनियमित डाइट, गलत आदतों के कारण प्रजनन संबंधी शारीरिक समस्याओं के शिकार होते हैं। ऐसे में आईवीएफ तकनीक के जरिए माता पिता बन सकते हैं। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। मसले पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ राम नरेश यादव जी। आप आईवीएफ से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। आप फ़ोन करके भी राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। हमारे साथ राम नरेश यादव जी जुड़ भी चुके हैं। स्वागत है सर आपका लीगल हेल्पलाइन में। और सबसे प्रारंभिक, सबसे बेसिक सवाल यही सर कि आखिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको ART भी बोलते हैं, जिसमें महिला के एग और पुरुष के स्पर्म को शरीर के बाहर एक लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है। इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन पश्चात बने एम्ब्रियो को महिला की यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी संभव हो सके। आईवीएफ में आमतौर पर 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें हार्मोनल दवाएं देकर जो एग्स है उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। दूसरा होता है एग रिट्रीवल, जिसमें अंडे फॉलिकल से निकलकर लेबोरेटरी डिश में डालते हैं। तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन इन लैब, जिसमें एग्स और स्पर्म को डिश में फर्टिलाइज किया जाता है। यदि जरूरत हो तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको ICSI भी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। चौथी इसमें स्टेप होता है एम्ब्रियो कल्चर एंड ट्रांसफर, जिसमें बनने वाले एम्ब्रियो को कुछ दिनों तक कल्चर किया जाता है। कल्चर मतलब उसको ग्रो किया जाता है, फिर एक या अधिक एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। आईवीएफ उन कपल्स के लिए उपयोगी है जिन्हें इनफर्टिलिटी के कारण नेचुरल कंसेप्शन में डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा आईवीएफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर आईवीएफ एक एडवांस मेडिकल टेक्निक है जो कई कपल्स को बायोलॉजिकल बच्चा प्राप्त करने में सहायता करती है। जी, प्रारंभिक जानकारी तो आपने दी सर। अब अगला सवाल यह है कि आखिर आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों के अधिकार क्या हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आईवीएफ या अन्य असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे जो बच्चे हैं, भारतीय कानून के अनुसार नेचुरल बोर्न चाइल्ड के समान उनके लीगल राइट्स प्राप्त होते हैं, जिसमें उनके इनहेरिटेंस राइट, लीगल पेरेंटेज, ये सभी अधिकार उन बच्चों को मिलते हैं। ART रेगुलेशन एक्ट 2021 के जो सेक्शन 31 है, उसमें बोला गया है कि द चाइल्ड बोर्न थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी shall be deemed to be a biological child of the commissioning couple and shall be entitled to all the rights and privileges available to a natural child. A donor shall relinquish all parental rights. इसका मतलब है कि इस एक्ट के तहत डोनर को बच्चों पर कोई पेरेंटल राइट्स नहीं होते हैं और बायोलॉजिकल ओरिजिन के बावजूद बच्चा कमिश्निंग कपल यानी कि जो माँ बाप जो पैदा करते हैं उनका ही माना जाता है। कुल मिलाकर आईवीएफ से जन्मे बच्चों को आइडेंटिकल राइट्स, लीगल सिक्योरिटी और सोशल रिकॉग्निशन वैसे ही मिलते हैं जैसे दूसरे बच्चे को मिलता है, और उन्हें समाज में पूरी तरह से एक समान का दर्जा प्राप्त है और कानून में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। सेम राइट्स एक दूसरे बच्चे की तरह उनके भी समान अधिकार होते हैं।
ठीक है, अगला सवाल है सर, भारत में आईवीएफ को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है। कुछ दिशा निर्देश हैं जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए हैं, इसके बारे में बताइए। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम ARTV बोलते हैं, इसमें क्लिनिकों और बैंकों की एक्रेडिटेशन, सुपरविजन और रेगुलेशन के लिए नेशनल गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और पेशेंट सेफ्टी जैसे न्यूनतम मानक उसमें शामिल हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार ART क्लिनिकों को नेशनल रजिस्ट्री में रजिस्टर होना चाहिए और उन्हें पूरे ट्रीटमेंट साइकिल में निर्मित गमीट्स और एम्ब्रॉयज का विस्तृत रिकॉर्ड कम से कम 10 वर्ष तक रखना अनिवार्य है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 ने इस फ्रेमवर्क को कानूनी रूप दिया है। इसमें ART क्लिनिक्स और बैंक्स को अनुमति रजिस्ट्रेशन के आधार पर संचालित करने की अनुमति दी है। नेशनल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और नेशनल रजिस्ट्री की स्थापना की गई है और क्लिनिकों की रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, उनकी ग्रीवेंस हैंडलिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी को सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इसमें शामिल है। संक्षेप में कहें तो आईसीएमआर ने ART संचालन में एक क्वालिटी, एथिक्स और पेशेंट प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने के लिए एक एस्टेब्लिश सिस्टम और गाइडलाइन तैयार की है। क्या यही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के भी प्रावधान हैं जो आपने बताया सर? हाँ, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है, उसके जो मुख्य प्रावधान है, सबसे पहला तो इस बिल में ART जैसे IVF, गैमेट डोनेशन, जेस्टेशन, सरोगेसी, इनकी डेफिनेशन दी गई है। सभी ART क्लिनिक्स और ART बैंक्स को एक नेशनल रजिस्ट्री में रजिस्टर करना अनिवार्य है, जो स्पेशलाइज्ड मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जैसे मानकों का पालन करते हो। रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए वैलिड होता है और इसका जो रिन्यूअल है वो भी संभव है। नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स की स्थापना हुई है। सरोगेसी जो रेगुलेशन बिल 2019 है, उसके आधार पर निर्मित जो नेशनल और स्टेट बोर्ड है, इन सेवाओं के लिए भी लागू होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड और इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करते हैं। जो गैमेट डोनेशन है, उसमें डोनर की स्क्रीनिंग अनिवार्य है। मेल डोनर की आयु 21 से 25 साल होती है और फीमेल डोनर की आयु 23 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। ओसाइट डोनर्स विवाहित और उनमें कम से कम एक बायोलॉजिकल बच्चा होना जरूरी है। ओसाइट डोनेशन केवल एक बार और अधिकतम 7 ओसाइट की अनुमति है। एक डोनर का गैमेट केवल एक कमिश्निंग कपल को सप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा ART सेवाएं केवल रिटर्न इन्फॉर्म कंसेंट के साथ ही दी जा सकती हैं एवं ओसाइट डोनर की सुरक्षा हेतु कमिश्निंग कपल द्वारा इंश्योरेंस कवरेज का प्रावधान भी करना अनिवार्य है। क्लिनिक्स को प्री डिटरमिन्ड सेक्स वाला बच्चा कराने की अनुमति नहीं है, यानी कि पहले ही कोई सोच के रखे कि मैंने लड़का पैदा करना है, लड़की, वो प्रोहिबिटेड है एक्ट में। और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग अनिवार्य रूप से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन से पहले किया जाना चाहिए। जो भी इसका पालन नहीं करता है उसको सजा का भी प्रावधान है, जैसे कोई सेक्स सिलेक्शन अगर डॉक्टर से मिलकर करते हैं या एम्ब्रायो गैमेट का व्यापार करते हैं या डोनर या कमिश्निंग कपल का शोषण करते हैं, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं या एम्ब्रायो को मेल या एनिमल में ट्रांसफर जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और फिर से रिपीटेड ऑफेंस यानी दोबारा इस तरह का कोई और अपराध करते हैं तो उसमें 8 से 12 साल तक की सजा और जुर्माना बढ़कर 10 से 20 लाख तक का भी हो सकता है। तो ये एक कठोर एक्ट बनाया है जिसमें कोई भी मिसयूज ना हो और जिस मोटिव के साथ इसको बिल को लेके आए हैं उस बिल का यूज एक प्रॉपर तरीके से और एक सकारात्मक रूप में हो। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में तो आपने बताया सर, अब विदेशों में IVF की कानूनी स्थिति क्या है? IVF की कानूनी स्थिति अलग अलग देशों में अलग अलग है, जो सामाजिक, धार्मिक और कानूनी मान्यताओं पर निर्भर करती है। यूनाइटेड किंगडम में IVF को 1999 के ह्यूमन फर्टिलाइजेशन
एंड एम्ब्रायोलॉजी एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह कानून ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी की स्थापना करता है, जो आईवीएफ क्लिनिकों को लाइसेंस प्रदान करता है और उनका निरीक्षण करता है। कनाडा में 2004 का असिस्टेड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक्ट आईवीएफ और सैरोगेसी को नियंत्रित करता है, और यह कानून वाणिज्यिक सैरोगेसी यानी कि जो कमर्शियल सैरोगेसी है उसको अवैध मानता है, लेकिन जो इच्छित माता पिता है उनको सैरोगेट को जो वास्तविक खर्चों के लिए मुआवजा देने की अनुमति देता है। सेम ऐसे ही भारत के अंदर भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आईवीएफ की स्थिति राज्य द्वारा निर्धारित होती है। कुछ राज्यों में जैसे अलबामा में जो भ्रूणों को जो कानूनी व्यक्ति माना जाता है, जिससे आईवीएफ प्रक्रियाओं का जो आईवीएफ प्रक्रिया है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। स्पेन और ग्रीस जैसे देशों में आईवीएफ और एग स्पर्म दान कानूनी है, लेकिन दानकर्ता की पहचान सीक्रेट रखी जाती है। तुर्की और बोस्निया और हर्जेगोविना जैसे देशों में आईवीएफ और दान की अनुमति नहीं है, यानी कि यहाँ आईवीएफ और डोनेशन कंप्लीटली बैन है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि आईवीएफ की कानूनी स्थिति अलग अलग देशों में अलग अलग है, जो स्थानीय कानूनी ढांचे और सामाजिक मान्यताओं पर भी निर्भर करती है। लगातार राम नरेश यादव जी सवालों का जवाब दे रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। राम नरेश जी, अब अगला सवाल है कि आईवीएफ को अपनाने में क्या नैतिक चुनौतियां या मुद्दे हैं सर? सबसे पहला तो एम्ब्रायो डिस्पोजिशन एक सबसे बड़ी चुनौती है। आईवीएफ प्रक्रिया में अक्सर कई एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, जिसमें अनयूज एम्ब्रियो को क्रायो प्रिजर्व, डोनेट या डिस्कार्ड करना होता है। ये एम्ब्रायो की मोरल स्टेटस से जुड़ा एक गंभीर एथिकल डिलेमा है। क्योंकि कुछ लोग एम्ब्रायो को संभावित जीवन मानते थे, जिससे निर्णय उसका जो डिस्पोज करने का और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जेनेटिक सिलेक्शन एंड डिजाइनर बेबी। आजकल क्या होता है कि एक सभी जो इस टाइप से बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जेनेटिकली बच्चा स्ट्रॉन्ग हो और उसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं हो और उसके जो ट्रेड्स हैं वो एक से एक अच्छे हो। तो उसके लिए वो एक टेक्निक होती है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जो बीमारी को रोकने में मदद करता है, लेकिन नॉन मेडिकल ट्रेड्स चुनने जैसे जेंडर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से जो इथिकल कंसर्न उत्पन्न होते हैं, जैसे यूजेनिक्स, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो जो बेस्ट रेस होती है उससे उत्पन्न जो बच्चा है उसका वो चाहते हैं। सोसाइटल जिससे बायस और सोशल इनइक्वलिटी जिसमें पैदा होने का खतरा रहता है। तीसरा होता है आईवीएफ बहुत महंगा है और ये एक हाई इनकम इंडिविजुअल तक सीमित हो सकता है, जिससे रिप्रोडक्टिव जस्टिस और सिविलाइजेशन से जो जुड़े मुद्दे होते हैं उसको भी एक ये चुनौती देता है। कई क्लिनिक जो राज्यों की जो अपेक्षा प्रॉफिट को प्राथमिकता देते हैं, इससे जो क्लिनिक्स है फाइनेंशियली मोटिवेटेड रिकमेंडेशन देते हैं जो पेशेंट के हित में नहीं होते, जैसे अननेसेसरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर वगैरह, और कमर्शलाइजेशन भी उसका करते हैं आईवीएफ का। कुछ धार्मिक समूह है वो आईवीएफ को एक नेचुरल ऑर्डर से हटकर मानते हैं और एम्ब्रियो को लाइफ का अधिकार देते हैं, और एम्ब्रियो डिस्पोजल या गैमेट डोनेशन को वो नीतिगत रूप से अमान्य मानते हैं। तो ये जो नैतिक चुनौतियां हैं एम्ब्रियो के जो डिस्पोजल में आती हैं, जिनको अक्सर हमने देखा है भारत और अन्य देशों की स्थिति में। जी, अगला सवाल है सर कि आईवीएफ का गलत इस्तेमाल कैसे होता है और इसे रोकने के लिए क्या कानून? आईवीएफ का गलत इस्तेमाल कई रूप में हो सकता है, जैसे कुछ क्लिनिक बच्चों को बेचना या ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी फिलहाल कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में, जो आईवीएफ केंद्रों के माध्यम से बेबीज बेचे जाने की घटनाएं सामने आई थी। विशाखापट्टनम में भी एक डॉक्टर को ऐसे ही चार्ज में गिरफ्तार किया गया था। कई जो अनलाइसेंस क्लिनिक्स होते हैं जो बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या जो मानक होते हैं इसके जो रेगुलेट करने के, उनके बिना वो संचालित होते हैं। जैसे गुड़गांव में एक महिला ने बिना अनुमोदन के आईवीएफ और सैरोगेसी क्लिनिक चलाया था, जहां कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ।
लखनऊ में भी ऐसी खबरें आती रहती हैं जो मशरूमिंग अनरेगुलेटेड क्लिनिक्स लखनऊ में भी मिले हैं, जो इथिकल और सेफ्टी कंसर्न से उसमें जो मुद्दे उठे थे। ये लेबोरेटरी मिक्सअप, जो गैमेट मिक्सअप और एम्ब्रॉय मिसमैनेजमेंट है, जो लेबोरेटरी में मिक्सअप करते हैं या गैमेट या एम्ब्रॉय की मिस आइडेंटिफिकेशन की घटनाएं भी होती रहती है, जिससे लीगल पैटर्निटी डिस्प्यूट भी पैदा होते हैं। तो इसे रोकने के लिए जो लागू कानून है और जो लीगल सेफगार्ड्स हैं, उसमें सबसे पहले तो ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 है, इसमें ART क्लिनिक और बैंक्स को रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, काउंसलिंग, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट और सेक्स सिलेक्शन बैन का पालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सजा की भी व्यवस्था है। सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इसमें कमर्शियल सैरोगेसी को कंप्लीटली बैन किया गया है, यानी वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। सैरोगेट को बियॉन्ड मेडिकल कॉस्ट भुगतान नहीं किया जा सकता, यानी कि जो मेडिकल कॉस्ट आई है सिर्फ सैरोगेसी में उतना ही सैरोगेट को देना होता है, उससे ज्यादा नहीं। जो PCPNDT एक्ट यानी प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये भी प्री इम्प्लीमेंटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से सेक्स सिलेक्शन को रोकने हेतु IVF पर सेक्स डिटरमिनेशन पर ये प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। गैमेट मिक्सअप रोकने के लिए डबल विटनेसिंग का एक प्रावधान है, DNA फिंगर प्रिंटिंग, जिसमें प्री इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट बर्थ जैसे जो साइंटिफिक सेफगार्ड है वो अपनाए जा रहे हैं, और राज्य सरकारें अनऑथराइज सेंटर्स की जांच और रेड समय समय पर करती है, जिससे इस तरह के जो IVF मिसयूज है, जैसे फ्रॉड, ट्रैफिकिंग, अनरेगुलेटेड ऑपरेशन, गैमेट मिसमैनेजमेंट है, इनको रोका जा सके। और ART एक्ट 2021, सैरोगेसी एक्ट 2021 और PCPNDT एक्ट के साथ साथ DNA टेस्टिंग, डबल विटनेसिंग और क्लिनिक ऑडिट रेट जैसे उपाय लागू किए जाते हैं। ठीक। अगला सवाल है सर, IVF में बच्चे का जेंडर चुनने की प्रक्रिया पर भी सवाल है, इसके बारे में बताएं। IVF में जो जेंडर सिलेक्शन है, विशेष रूप से जो नॉन मेडिकल कारणों से भारत में पूर्णतः अवैध है, यानी बिल्कुल इलीगल है। PCPNDT एक्ट 1994 इस प्रकार की प्रक्रिया को सख्ती से रोकता है और इसका उल्लंघन करने पर क्लिनिक्स और डॉक्टरों पर जेल और भारी जुर्माने आरोपित किए जा सकते हैं। IVF प्रक्रिया के दौरान एम्ब्रियो के जो जेनेटिक ट्रेट्स को स्क्रीन करती है, तकनीकी रूप से एम्ब्रियो का लिंग बताने में सक्षम है, लेकिन लीगल रूप से इन तकनीकों का इस्तेमाल केवल जेनेटिक डिसऑर्डर के रोकथाम के लिए ही स्वीकृत है, नॉन मेडिकल जेंडर सिलेक्शन के लिए नहीं। इसके बावजूद कुछ अनइथिकल क्लिनिक छुपकर इसे लागू करते हैं, खासकर जो ओवरसीज फर्टिलिटी टूरिज्म में इन्वॉल्व है। लेकिन राज्य स्तर पर उपाय भी उठाए जा रहे हैं, जैसे अभी हरियाणा में ऐसे दिशा निर्देश जारी किया था कि एक बेटी वाले माता पिता को दूसरी संतान हेतु IVF से पहले प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी पहले सरकार से अप्रूवल लेंगे तभी दूसरी संतान हेतु IVF की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि कोई IVF क्लिनिक इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करता पाया जाता है तो PCPNDT एक्ट के तहत लाइसेंस कैंसिलेशन और क्रिमिनल एक्शन की कार्रवाई भी हो सकती है। तो हम संक्षेप में अगर कहें तो IVF बेस्ड जेंडर सिलेक्शन नॉन मेडिकल उद्देश्यों के लिए भारत में बिल्कुल इलीगल है और केवल मेडिकल नेसेसिटी के लिए, यानी जो जेनेटिक डिजीज प्रिवेंशन है उसके लिए PGT और PGT की अनुमति है। एनफोर्समेंट में चुनौतियां जरूर है, लेकिन कानूनन और राज्य स्तरीय निर्देश इसे रोकने का प्रयास जारी रखें। ठीक, बहुत शुक्रिया राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में आज बस इतना ही। नमस्कार।